गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षा डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत एक नए आर्टिकल से करते हैं जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है और उससे क्या बचाव है, क्या राहत है, क्या गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जा रही हैं, इनके संदर्भ में पढ़ते हैं और कुछ मुद्दे और आए हुए हैं उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। आज का आर्टिकल दिया गया है। इस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने एक 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 एनालिसिस किया है। उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है कि कहाँ कैसी बाढ़ आती है, कहाँ की व्यवस्था किस तरीके से वर्क करती है, बाढ़ आने पर कितने जनधन की हानि होती है, और हर किसी के बारे में इस आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि बाढ़ की घटनाएं देश की अर्थव्यवस्था को तो कमज़ोर करती ही हैं, उसका बड़ा नुकसान जान माल को भी हानि होता है। जिसमें मौसम विभाग अधिक बारिश की भविष्यवाणी तो करता है, पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्या हालात बनेंगे, जल भराव के कारण आम नागरिकों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। अधिक बारिश, भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाओं को रोकना तो संभव नहीं होता है, लेकिन इनके समय रहते राहत या बचाव उपाय खोजे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मसले भी होते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पर्यावरण से छेड़छाड़, बढ़ती गर्मी और बदलता मौसम इसके प्रमुख कारण रहते हैं। इन कारणों से दुनिया भर के मौसमों में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन बदलावों में पर्यावरणविद का मानना है कि बाढ़ का प्रमुख कारण पर्यावरण से छेड़छाड़ है। मतलब जो पर्यावरणविद हैं वो लोग क्या कहते हैं कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, पर्यावरण से छेड़छाड़ है। इस जैसे 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ के समय भी पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर लगातार हो रही अनियोजित विकास कार्यों पर सवाल उठाए गए थे। यही स्थिति 2014 में श्रीनगर में हुई थी और 2015 में चेन्नई बाढ़ में भी देखने को मिली थी। तो कौन कौन से हाल ही के एग्जाम्पल है? 2013 की उत्तराखंड की बाढ़, 2014 की श्रीनगर की और 2015 की चेन्नई बाढ़ के संदर्भ में यह देखने को मिला कि बिना सोचे समझे हुए विकास ने तबाही मचा दी है, विकास कार्यों ने तबाही मचा दी थी। दुनिया भर के देश की जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव न सिर्फ पर्यावरण पर होता है, बल्कि इसका वास्तविक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जरूरी नहीं है कि बाढ़ आए तो उसका सिर्फ पर्यावरण पर इफेक्ट पड़े। जब पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ेगा तो उससे अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त होगी। यूरोपीय अकादमियों की विज्ञान सलाहकार परिषद के अनुसार 1980 के बाद दुनिया भर में बाढ़ की घटनाएं लगभग दुगनी हो गई हैं। जैसे 1980 के बाद से एक अनुमान देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में बाढ़ की स्थितियां दुगनी देखने को मिली हैं और उनकी राहत और बचाव के इंतजामों के साथ साथ बदलते मौसम पर भी शोध होना चाहिए। आज हम जलवायु परिवर्तन और उसके कारण से दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों और इस बात की भी चर्चा करते हैं कि देश की सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। लेकिन वास्तव में इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। जब तक प्रत्येक व्यक्ति जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक इस समस्या से निजात पाना मुश्किल होगा। तो सबसे पहला है कि अगर ये जलवायु परिवर्तन और उससे दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव बढ़ रहे हैं तो उसको सबसे पहले नियंत्रित करने की आवश्यकता है कि इस समस्या से कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरीके पे एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी, किस तरीके से आगे ये वर्क करेगा इसके संदर्भ में। जैसे बढ़ते तापमान के कारण पर्वतों की बर्फ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से पर्वतों के बर्फ और ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ता है। चक्रवात और तूफान जैसी मौसमी घटनाओं के चलते भारत के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश के हालात बनते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ का एक कारण नदी का अति प्रवाह होता है, जो भारी वर्षा होने पर या बर्फ या ग्लेशियर के पिघलने पर और चक्रवात या तूफान के आने पर, बाढ़ या बैराज से अधिक जल छोड़े जाने पर या नदियों में अत्यधिक खाद जमा हो जाने के कारण नदियों में अति प्रवाह जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।
तो इसके क्या क्या निम्न कारण है। पहला तो ये कि बढ़ते टेम्परेचर के कारण पर्वतों की बर्फ और ग्लेशियर पिघलते हैं। इनके पिघलने से नदियों का जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर बढ़ने से या नदियों को ओवरफ्लो होने से भारी वर्षा ओवरफ्लो होने से जो नदियों में अति प्रवाह जैसी स्थिति होती है, जिससे क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ता है, जिससे अपार जनधन की हानि होती है। इसके कारण होती है। अब आता है कि इसका एक उदाहरण अभी हाल में जो दिल्ली में देखने को मिला, वह एक अति प्रवाह का कारण है कि इसमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भारी बारिश होने के कारण यमुना नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया और यह दिल्ली स्थित बैराज यमुना नदी के इस अति प्रवाह को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे, जिसके कारण आसपास के कई क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ की स्थिति देखने को मिली। इसको एक स्टैटिक के फॉर्म में देखते हैं, स्टैटिक संदर्भ में देखते हैं कि ये मौसमी घटनाएं इस तरीके की होती हैं कि बाढ़ जब जलवायु परिवर्तन होता है या फिर जलवायु में तापमान बढ़ने के कारण बर्फ पिघलते हैं। उसी का ये हाल ही में एक एग्जाम्पल जो दिल्ली में बाढ़ आई उसका कारण देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भारी बारिश होने के से नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई। जब नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई तो दिल्ली के बैराज में अति प्रवाह होने के कारण वहां पर भयंकर बाढ़ की स्थिति देखने को मिली। नदियों और नालों में क्षेत्रों में अत्यधिक बहाव के या अवैध बहाव के क्षेत्रों में अत्यधिक अवैध निर्माण का होना, अतिक्रमण हो जाने से भी क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। इसलिए अत्यधिक बारिश होने के कारण पानी का दबाव बढ़ जाता है और आसपास के क्षेत्रों में जल प्रभावित होने लगता है, जिससे वहाँ जलभराव होने लगता है और कई शहरों में जल निकास प्रणालियां भी बेहतर नहीं और अत्यधिक बारिश की स्थिति में उनकी क्षमता में जवाब दे जाती हैं। कभी कभी बाढ़ या बैराज से पूर्व सूचना दिए बिना अचानक पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे जल स्तर में बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसके तटों पर बसे शहरों में बाढ़ आ जाती है और कई शहरों में पुराने जल निकासी व्यवस्था पर निर्भर होता है। जब उन शहरों की आबादी पहले से काफ़ी बढ़ गई होती, उनकी अवसंरचना भी बहुत परिवर्तित हो गई होती है और शहरों में बाढ़ का ये कारण अनियोजित शहरीकरण भी होता है। पहला तो कारण जलवायु परिवर्तन को बताया, दूसरा कारण अनियोजित शहरीकरण है, जिससे जो बाढ़ वाला क्षेत्र है या फिर जो शहरों के विकास में जल भराव की जो स्थिति है उसको और जल भराव होने लगता है। जब आसपास क्षेत्रों में विकास हो जाता है, अतिक्रमण के कारण उस क्षेत्रों में सिकुड़ने लगते हैं। उस तरीके से यह एक और दूसरा कारण रहता है। शहरों में भी अनियोजित निर्माण कार्य की वजह से प्राकृतिक बहाव प्रणालियों का अतिक्रमण हो जाता है, यानी इन शहरों की जल निकास प्रणालियों में या तो कोई कमियां हैं या उनमें से अधिकतर का अतिक्रमण हो चुका है। इसी कारण अतिवृष्टि की अवस्था में जल की पूरी निकासी नहीं हो पाने के कारण पानी शहरों में भरने लगता है। किसी भी शहर में दो तरह की जल निकास प्रणालियां होती हैं। एक प्रणाली तो होती है सीवेज प्रणाली और दूसरी होती है जल प्रणाली। जो घरों और उद्योग धंधों का कचरा सीवेज प्रणाली के बह कर निकलता है, जबकि वहाँ जल प्रणाली में बारिश का पानी निकलता है। शहरों में आबादी बढ़ने के कारण सीवेज प्रणाली की क्षमता कम हो जाती है, जिससे नालों में पानी भरने लगता है, जिससे अधिकतर उस शहर का प्रशासन सीवेज प्रणाली को वर्षा जल स्तर में जोड़ देता है और इनकी क्षमता कम पड़ जाती है और शहरों में सड़कों पर जलभराव की स्थिति होती है। तो इसका एक मेन रीजन है। फिर आता है कि हर साल आने वाली बाढ़ से सैकड़ों हजारों लोगों की जान तो जाती है, उसमें पशुओं का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। मतलब मनुष्यों के जान जाने के साथ भी पशुओं के जीवन पर भी इफेक्ट पड़ता है। बाढ़ की स्थिति से लोगों के डूबने, संक्रमण फैलने, घायल होने और बिजली का करंट आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। बाढ़ आने पर शहरों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है और साथ ही इसमें इमारतें, घर, परिवहन, संचार और संरचना में बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत में बाढ़ को सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका भी प्रभावित होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भारत में हर वर्ष आने वाली बाढ़ लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को प्रभावित करती है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। आंतरिक विस्थापन निगरानी में केंद्र के अनुसार 2020 में भारत में बाढ़ की वजह से लगभग 54 लाख लोगों
का विस्थापन हुआ था। इस साल की बाढ़ में हजारों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया गया, जिसमें अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में अधिक बारिश होने के कारण उस क्षेत्र में आने वाली आपदा का पूर्वानुमान लगाकर समय रहते वहां के आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और राहत कार्यों को इंतजाम करना जरूरी होता है। इसके लिए सरकार को मानसून आने के पहले भी समुचित उपाय और इंतजाम कर लेने चाहिए। इसके संदर्भ में अगर बाढ़ की स्थिति होती है या इस तरीके की सिचुएशन वहाँ दिखती है तो पहले से ही बाढ़ के इंतजाम कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा पर्यावरण से छेड़छाड़ बंद होनी चाहिए, जिससे किसी क्षेत्र में विशेष को भौगोलिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर वहाँ हो रहे लगातार अनियोजित विकास कार्यों पर भी रोक लगनी चाहिए। ऐसे विकास किस काम के जो मनुष्य जीवन मानव जीवन को संकट में डाल दे। इसके संदर्भ में पृथ्वी के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए वायुमंडल में कम से कम कार्बन उत्सर्जन होगा। इसलिए कोयले और जीवाश्म ईंधन के बजाय हमें हरित ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इससे हमें नुकसान का सामना हमें ही करना होगा। साथ ही शहरी अवसंरचना पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नदी नालों के बहाव क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोका जाना चाहिए और शहरों की जल निकास प्रणाली को दुरुस्त करना जरूरी होता है। जो अवैध खनन की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक रेत खनन से नदी के तल उथले हो सकते हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। यह जो आज का आर्टिकल है, इस आर्टिकल में अगर आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं कि इसमें कितने बाढ़ लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्रों को प्रभावित करती है और करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इसी तरीके से जितनी भी इसमें दिया है, पहले तो इसके उपाय बताए हैं, कारण बताए हैं, कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताया गया और किस प्रणाली जैसे सीवेज प्रणाली और जल निकास प्रणाली के बारे में, सीवेज प्रणाली और जल प्रणाली के बारे में अलग अलग बताया गया। तो इस पर एक रूपरेखा बनाते हुए आप एक ऐसे टाइप में लिख सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस पर कुछ बिंदुओं को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट वाला आर्टिकल की सद्भाव के बजाय के संदर्भ में। यह आर्टिकल एक जो प्रेजेंट में जहाँ भी उग्रवाद जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जो अलग अलग समुदायों के माध्यम से, उसके संदर्भ में, जिसमें सद्भाव के बजाय के संदर्भ में आता है कि किसी भी धार्मिक यात्रा का उद्देश्य, जब कोई धार्मिक यात्रा होती है तो उसका उद्देश्य सौहार्द का विस्तार होना चाहिए। लेकिन आए दिन यह देखने को आता है कि अलग अलग समुदायों की ओर किसी पर्व या त्यौहार के मौके पर निकाली जाने वाली यात्राओं के तय मार्ग से अलग रास्ते पर चल पड़ने या फिर अलग वजह से खड़े होने वाले विवाद के बाद लोग उग्र हो जाते हैं। मतलब जिस जगह से कोई यात्रा निकल रही है या फिर कोई जुलूस निकल रहा है, अगर दूसरे जगह से वह निकलता है तो लोगों में एक उग्रवाद की स्थिति पैदा होती है। उसमें पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं और उस पर भी सवाल उठते हैं कि इसी क्रम में कई बार भीड़ अराजक और हिंसक भी हो जाती है, जिससे लोगों की जान चली जाती है। जिसका हाल ही में एक एग्जाम्पल हरियाणा के नूह में सोमवार को निकाली गई एक धार्मिक यात्रा के दौरान अचानक कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। उसके संदर्भ में देखा गया कि इस टकराव में लोग हिंसक हुए। उसमें होमगार्ड के 2 जवानों सहित 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। हालत को काबू करने के लिए वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए और कुछ जिलों में धारा 144 लागू की गई और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। यानी धार्मिक आयोजन के रूप में जिस यात्रा को हासिल करने का संदेश होना चाहिए था, वह हिंसक संघर्ष के रूप में बदल गया। तो मतलब कोई यात्रा किसी भी संदर्भ से निकाली गई लेकिन उसके दुष्कर परिणाम ज़्यादा देखने को मिले। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर वे कौन लोग होते हैं जो ऐसे आयोजनों में अचानक दिक्कत करते हैं। उनकी मंशा के मुताबिक चलने के लिए कानून तक को रखने की नहीं हिचकिचाता है। इसके संदर्भ में क्वेश्चन खड़े होते हैं जिसमें किसी धर्म से जुड़े ऐसे जुलूसों को अराजक हो जाना आम होता है। पिछले हफ्ते जब शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नागलोई इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जब एक समूह को तय मार्ग से अलग रास्ते पर जाने से रोका गया तो उसमें शामिल लोगों ने तोड़फोड़ मचा दी और हिंसा पर उतर गए और किसी भी तरह पुलिस की स्थिति संभालने पड़ी। इसी तरह रविवार को बरेली में निर्धारित मार्ग से अलग कांवड़ यात्रा निकालने के सवाल पर लोगों ने की पुलिस से झड़प हो गई। तो ये हाल ही की एग्जाम्पल है, एक तो हरियाणा का, दूसरा ये दिल्ली का और तीसरा ये बरेली का, जिसमें ये आता है कि वहाँ जुलूस निकालने पर, और दूसरा वाला
दूसरा एग्जाम्पल है मुहर्रम का जुलूस निकालने पर, और ये तीसरा एग्जाम्पल हाल ही में कांवड़ यात्रा से संदर्भित है। ऐसे जुलूस निकालने से लोगों को आखिर किन वजहों से प्रशासन की ओर तय मार्ग से अलग किसी रास्ते पर जाने लगने लगता है। इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन उठता है कि इसके पीछे कोई मंशा काम कर रही होती है, या फिर ये ऑटोमेटिक होता है, या प्री प्लान्ड के अकॉर्डिंग होता है कि अगर इस तरीके से होगा तो ऐसे उपद्रव की स्थिति पैदा होगी। किसी से छिपा नहीं होता है कि किसी भी धार्मिक यात्रा या जुलूस के दौरान सरकार या प्रशासन को सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई बार भारी संख्या में पुलिस को तैनात करना पड़ता है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कुछ लोग के भीतर यह विचित्र जिद भी पैदा हो जाती है कि वे निर्धारित मार्ग से किसी और रास्ते में जुलूस को लेकर जाएंगे, जबकि विवाद की आशंका के मद्देनजर ही प्रशासन की ओर से धार्मिक यात्रा और जुलूस का मार्ग तय किया जाता है। हालांकि धर्म का मर्म जो कहता है कि उसके मुताबिक किसी पर्व या त्यौहार के मौके पर सभी समुदायों के बीच माहौल में अपने आप ही सौहार्द घुलना चाहिए और सब इसके लिए सबको अपनी ओर से सजग रहना चाहिए। लेकिन हालात यह भी रहते हैं कि ऐसे मौक़ों पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया जाता है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि आयोजन चाहे किसी समुदाय की ओर से हो या धार्मिक जुलूसों के दौरान हो, इसमें प्रशासन की ओर से निर्धारित मार्ग की बजाय अगर लोग अन्य रास्ते पर जाने की जिद करने लगे तो इसके लिए आयोजकों की जिम्मेदारी तय की जाती है और किसी भी धार्मिक यात्रा की खूबसूरती उसके सद्भाव की संदेश फैलाने में होती है, जैसा हाल ही के संदर्भ में देखा जाता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपदा और बचाव के संदर्भ में। इसमें आपदा से संदर्भित क्या क्या व्यवस्थाएं रही, इसका हमारा आज का पहला आर्टिकल था। इसके अंतर्गत क्या हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, यह दूसरा आर्टिकल है इसी से संदर्भ में। कि प्रकृति अपने मूल रूप स्वरूप में जीवन देती है, यह है कि प्रकृति जो होती है वह मूल स्वरूप में जीवन देती है, लेकिन मौसम अपना चक्र बदलता रहता है। और बरसात के दिनों में बाढ़ से बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान की घटनाएं भी तो आम तौर पर देखी ही जाती हैं। इसमें बाढ़ और मौसम के अनुरूप अन्य किसी प्राकृतिक उथल पुथल को रोका जाना संभव नहीं होता है, लेकिन बचाव के कुछ साधारण इंतजामों के जरिए कुछ को बचाया जरूर जा सकता है। मौसम के स्वरूप के बारे में आज विस्तृत अध्ययन की सुविधा होने पर और उसके बारे में काफ़ी हद तक सही पूर्वानुमान के बावजूद हर साल बाढ़ आपदाओं की वजह से जानमाल का नुकसान होता है और हजारों लोगों की जान जाती है, जिससे अरबों की संपत्तियां भी तबाह होती हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि इलाकों में भारी बरसात और बाढ़ ने जैसा कहर ढाया है वह सबके सामने आया है। इससे पहले भी बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में भी हर वर्ष बाढ़ का बहुत तबाह करती है और केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिण भारतीय इलाकों में भी बरसात और बाढ़ की वजह से भारी क्षति होने लगी है। सोमवार को सरकार ने राज्यसभा में बताया गया कि 2012 से 2021 के बीच बाढ़ और भारी बारिश की वजह से 17,422 लोगों की जान गई, करीब 5.5 लाख पशुओं की भी मौत हुई। मतलब लोगों की जान जाने के साथ भी पशुओं की भी मौत हुई। इसमें घरों, फसलों सहित कुल 2,76,004 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये जो डेटा दिया गया है इसको आप पॉइंट आउट करके आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसमें लिखते जाएंगे, जो आपकी आंसर राइटिंग के लिए मददगार रहेगा। और इससे रिलेटेड डेटा कुछ एग्ज़ाम के जो PYQ होते हैं, प्रीलिम्स क्वेश्चन के होते हैं, उनमें भी कुछ डेटा को दिया जाता है। जैसे ये है जो कितना है कि 2012 से 21 के बीच में जो भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 17,422 लोगों की जान गई, उसमें करीब 5.5 लाख पालतू पशुओं की मौत हो गई। इसमें घरों, फसलों सहित कुल 2,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसी आपदाओं के नुकसानों का सटीक आकलन कई बार मुमकिन नहीं हो पाता है, लेकिन कई स्तर पर वास्तविक क्षति के ब्यौरे दर्ज नहीं हो पाते। सही है कि कई बार बाढ़ या अन्य आपदाओं के स्वरूप का बिगड़ जाता है और उसे बड़े पैमाने पर तबाही होती है, लेकिन अगर समय पर बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए गए तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और बाढ़ की आशंका वाले शहरों में इस समस्या से निपटने के लिए भूजल पुनर्वहन और अन्य प्रकृति आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कई पहलकदमी हुई है, लेकिन अभी उनका पूरी तरह से ज़मीन पर उतर पाना बाकी होता है। ये एक तरीके से कहें कि बरसात के मौसम में कभी ज़्यादा बारिश होती है तो नदियों में आने वाली बाढ़ का एक स्वाभाविक और सामान्य कारण होता है। अगर नदियों की राह अति की हद पर बाधित नहीं होती है तो पानी अक्सर रफ्तार से आकर निकल जाता है और अक्सर ज़मीन की उर्वरा शक्ति को ही बढ़ा देता है। मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि अगर बाढ़ आई है तो उससे नुकसान ही नुकसान होगा। अगर एक लेवल पर रहता है सब चीज़ें तो वह शरीर जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है उसको भी बढ़ा देता है। लेकिन किसी भी तरह के अनियंत्रित निर्माण की वजह से नदियों के रास्ते में बाधा खड़ी होती है और बाद के दिनों में उसका प्रवाह आसपास के
इलाकों को तबाह कर डालता है। मुश्किल यही होती है कि आपदा से होने वाली क्षति के लंबे अनुभवों के बावजूद अब तक बाढ़ की स्थिति में जल निकासी के पर्याप्त इंतजाम से लेकर वर्षा जल संचयन की दिशा में ठोस योजनाओं को लेकर गंभीरता कम ही दिखती है। बरसात के मौसम में नदियों के प्रवाह, जल ग्रहण क्षेत्रों के आपातकालीन बचाव इंतजाम भी सिर्फ तब तक दिखते हैं जब कोई आपदा कहर बरपाने लगती है। मतलब बरसात के मौसम में जब नदियों का प्रवाह और जलग्रहण क्षेत्रों में जब आपातकालीन बचाव देखते हैं तो उसमें जो आपदा कहर मतलब आपदा और ज़्यादा बढ़ने लगती है। जबकि अगर इसे प्रकृति की सामान्य गतिविधि के तौर पर स्वीकार किया जाए तो यह नदियों के प्रवाह उनके जलग्रहण क्षेत्रों को बाधित करने की बजाय बचाव की पूरी तैयारी की जानी चाहिए। मतलब बाढ़ पता रहता है कि इस टाइम पे मानसून आएगा, बरसात किस तरीके की होगी, हाँ कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो इसमें बचाव के लिए पहले से ही इंतजाम किए जाने चाहिए, जिससे आपदा के दौरान आपात स्थिति में बचाव कार्यों के तंत्र को ठोस तरीके से काम करे तो मनुष्यों और अन्य जीवों की मौत को टालने के साथ साथ अन्य नुकसानों को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। मतलब बाढ़ आने के पहले अगर किसी चीज़ का इंतजाम कर लिया जाए या फिर पहले से ही व्यवस्थित तरीके से कर लिया जाए तो नुकसान तो होगा ही, कि बाढ़ आएगी तो नुकसान तो होगा, लेकिन जितना नुकसान होता है उससे कम ही नुकसान होगा और चीज़ें एक तरीके से चलेंगी। यहाँ पर ये एडिटोरियल फिनिश होते हैं। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।